हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा जो अभी दिलाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज के इस वीडियो में शामिल हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि शिक्षा का अधिकार 2009 किसकी वकालत करता है। तो शिक्षा का अधिकार 2009 जो है वकालत करता है समावेशी शिक्षा का। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में समावेशी शिक्षा को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। मतलब ऐसे बच्चे जो जिनको विशेष आवश्यकता है, किसी भी प्रकार से विकलांग हैं या फिर उनमें किसी भी प्रकार की कमी है, तो उन्हें बाकी बच्चों के साथ बिठाकर एक साथ शिक्षा देना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसी का क्या करता है, वकालत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। खालिस्तान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो दोस्तों, यहाँ पर बोलता है कौन सा विचारधारा है जो सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में, मतलब एक ही विद्यालय में समान व्यवस्था के साथ हम उसको शिक्षा क्या करें, प्रदान करें। तो ये करता है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा कैसा है, करेक्ट आंसर है। समावेशी शिक्षा ही बताता है कि सभी बच्चों को एक साथ एक ही विद्यालय में हम समान व्यवस्था के साथ क्या करें, उनको पढ़ाई प्रदान करें और उनको उनका जो है अधिकार प्रदान करें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। ऑप्शन नंबर सी है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। और ऑप्शन नंबर डी है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है। वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का क्या करती है, सम्मान करती है एवं महत्व देती है। मतलब कक्षा में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के अगर बच्चे बैठे हैं तो उनकी संस्कृतियों का क्या करना, महत्व देना और उनका जो है सम्मान करना जो है क्या होगा, एक शिक्षक का महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो यह क्या करना चाहिए, शिक्षक को करना चाहिए। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा कैसा है, करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, मैं सीधा सही आंसर बताता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से क्या होते हैं, भाग लेते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि बच्चा जो है गतिविधियों में क्या कर रहा है, सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है प्रभावी रूप से क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। बच्चों को कक्षा में प्रश्न जो है कैसे करने चाहिए? पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए या फिर पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है ना। देखकर ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी जो है कैसा होगा, करेक्ट होगा कि हमें कक्षा कक्ष में बच्चों को हमेशा प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये प्रकार ऐसे क्वेश्चन जो है पॉजिटिव वाले जो क्वेश्चन हैं हमेशा जो है कैसे होते हैं, सही आंसर होते हैं। तो जब भी हमारे पास चार ऑप्शन दिया रहेगा तो हम देखेंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर जो है बहुत ही बेहतर है और वही जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? मतलब हमको यहाँ पर बताना है चार ऑप्शन में से कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित प्रक्रिया नहीं है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम प्रक्रिया जो है घटित होता है। मतलब यहाँ चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है जिसके द्वारा अधिगम जो है घटित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। कंठस्थीकरण एवं स्मरण, यह जो एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा अधिगम घटित हो सकता है ना। क्योंकि किसी चीज़ को कंठस्थ करना या फिर याद करना ये जो है अधिगम में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में
उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दो स्तंभ दिए हुए हैं, स्तंभ क और स्तंभ ख। दोनों में से देखकर बताना है कि किसका जो है जोड़ी जो है सही बनेगा। हालांकि सामने आंसर दिए हुए हैं लेकिन वो उसका मिलान सही नहीं है, तो हमको क्या करना है, मिलान सही करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सीधा आंसर बता देता हूँ कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में अब देख लेते हैं किसकी जोड़ी किसके साथ बनता है। सबसे पहला प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली के लिए हमारे पास क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है ना। पहले का क्या है, डी, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है। तो जो प्रतिभाशाली बालक है वो क्या करेगा, शीघ्रता से और आसानी से क्या कर लेगा, स्वतंत्र रूप से सीख सकता है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। दूसरा है अधिगम, तो सेकंड का है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है। तो धारा प्रवाह वह होता है जिसमें मात्राओं का जो विराम चिन्हों है ना उनका ध्यान रख कर हम क्या करते हैं, अगर धारा प्रवाह पढ़ रहे हैं तो उन सभी चिन्हों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो उस अधिगम मतलब क्या होगा, हम उन चिन्हों का प्रयोग करते हुए सीख रहे हैं, मतलब धारा प्रवाह पढ़ने में कैसी होगी, कमी होगी। आप चिन्हों का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए पढ़ेंगे। तो सेकंड का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। थर्ड है हमारा सृजनात्मकता, तो सृजनात्मकता के लिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, मूल समाधानों के बारे में अशक्तता सोच सकता है। मतलब वो जो हमारे पास समाधान है उसके बारे में वो बहुत ही सारे तरीकों से क्या कर सकता है, सोच सकता है। वही किस में आता है, सृजनात्मकता में। मतलब वो नई नई चीज़ों का क्या कर सकता है, सृजन कर सकता है। तो समाधान के बारे में वो नए नए तरीके क्या कर सकता है, अपना सकता है। उसके बाद है चौथा, चौथा क्या है दोस्तों, अवधान कमी या फिर अति सक्रियता। अवधान की कमी या फिर अति सक्रियता, तो ये किस में आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी में, आसानी से विचलित होने की आदत है। अगर अवधान हो रहा है ना, अवधान की कमी है मतलब ये है कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सभी किस में आएगा, आसानी से विचलित होने के आदत की वजह से आप जो है ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अत्यधिक सक्रियता जो है उसमें आप दर्शा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। बच्चों की गलतियां खाली स्थान है, तो मतलब बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। मतलब बच्चों की गलतियों को हमें क्या करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिगम का एक भाग है तथा इसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तो बच्चे जब गलतियां करते हैं तो वह भी एक अधिगम का क्या है, भाग है, और उसके विचारों को क्या करता है, वो एक अंतर्दृष्टि करता है कि उसके विचार कैसे हैं, इसको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जब बच्चा सीखेगा तभी उससे गलती होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि गलतियां जो है अधिगम का क्या है, एक भाग है ना। और बच्चे जब गलतियां कर रहे हैं तो हमें उसके तरीकों के बारे में पता चल सकता है, उनके सोच के बारे में पता चल सकता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसा सोच रख रहे हैं और कैसे तरीके से वे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। मूल्यांकन को खाली स्थान होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। जब हम किसी का क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, शिक्षण अधिगम, है ना। जब हम बच्चे को सिखा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कैसे क्या करना है, शिक्षण अधिगम करा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया का क्या होना चाहिए, एक जो है भाग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खाली स्थान है ना। संरचनात्मक दृष्टिकोण है हमारे पास, उसके अनुसार जो है अधिगम किसे कहते हैं ये हमको बताना है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, किसके अनुसार, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, है ना, क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, सीखने के लिए उत्सुक एवं कैसा होता है, प्रेरित रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तो कैसा करेगा, शिक्षक को पता है कि विद्यार्थी कैसे सीखेगा और उसको पता है कि विद्यार्थी को सीखने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। तो सीखने के लिए कैसे होंगे बच्चे, उत्सुक होंगे और कैसे होंगे, प्रेरित हो जाएंगे, है ना। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माफ कीजिएगा दोस्तों, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावित रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है ना। एक शिक्षक जो है बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनानी है। मतलब शिक्षक को क्या करना है, बच्चे को समस्या समाधान को
समाधान करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए किस तरह को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब बच्चे को सबसे पहले समस्या के बारे में क्या करना, उससे अनुमान लगाने के लिए करना कि किस प्रकार की समस्या है। उसके बाद हम उसको समस्या को समाधान करने के बहुत सारे विकल्पों को देखने के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं जिससे हम उन समस्या को क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह विधियां जिनका प्रयोग कौन कर रहा है, विद्यार्थी कर रहा है। कैसा कर रहा है, स्वपहल एवं प्रयास, खुद से पहल कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो यह कौन से उदाहरण में शामिल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, है ना। वहाँ पर खुद सीखने वाला कौन है, बच्चा है जो कि अधिगम करता है और वह उसी पर ही क्या है, केंद्रित है, क्योंकि प्रयास वह स्वयं से कर रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, खुद से ही पहल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आइए। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो यहाँ पर एक सिद्धांत दिया हुआ है जिसमें ये बता रहा है कि अगर बच्चा जो अच्छा से प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो वह अपने आप को कैसा महसूस करता है, पर्याप्त रूप से अच्छा नहीं है और अपने आप को हतोत्साहित महसूस करता है। तब वह बिना प्रयास के ही कार्य को क्या कर सकता है, आसानी से छोड़ने की संभावना रखता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, है ना। मतलब ज्ञान और जो हमारी भावनाएं हैं, है ना, इमोशंस जो हैं वो जो हैं कैसे हैं, अलग नहीं है, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस सिद्धांत से यही पता चलता है कि हमारे संज्ञान, है ना, और संवेग मतलब जो भावनाएं हैं वे एक दूसरे से पूरी तरह से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा कैसा है, करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। प्रथम समाजीकरण माध्यम कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर तो बहुत ही सही है, बहुत ही आसान है, आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि प्रथम समाजीकरण हमारा कहाँ होता है, परिवार में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा कैसा होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, इसका आंसर हमको देना है कि जीन पियाजे का प्रमुख सिद्धांत प्रस्ताव कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे और वयस्क इन दोनों के गुणात्मक रूप से सोच में कैसी होगी, भिन्नता पाई जाती है। बच्चे अपने तरीके से सीखेंगे और वयस्क जो है अपने तरीके से क्या करेंगे, उसको सोचेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जेंडर। तो जेंडर मतलब एक लिंग जो है ना, वो क्या है। तो ये क्या है, एक सामाजिक संरचना है। कैसी संरचना है, सामाजिक संरचना है। ये किसके द्वारा, मतलब सामाजिक दौर से सामाजिक रूप से बनाया हुआ क्या है, एक विकल्प है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी उसका क्या होगा, करेक्ट होगा, किसका, जेंडर का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कौन करेगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो बुद्धि कैसा है, बहुआयामी है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। मतलब बुद्धि में बहुत सारी योग्यताएं जो हैं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को कैसे देखेंगे। ऑप्शन हमारा सक्रिय अन्वेषण के रूप में। मतलब बच्चा कैसा होगा, सक्रिय होगा, है ना। प्रगतिशील बच्चा कैसा होता है, सक्रिय होता है, वह सभी चीज़ों को सीखने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम
तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। लेव वाइगोत्स्की के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उनके अनुसार जो अधिगम जो है क्या है, एक सामाजिक गतिविधि है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा कैसा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है एक सामाजिक गतिशील विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बारे में, है ना। तो ये कौन से आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। विचारों की उत्क्रमणीयता जो है किस में आएगा, पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों की विशेषता को क्या कर रहा है, वो दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों और उसके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। बताना है कि बच्चे और उनके अधिगम दोनों के संदर्भ में जो है कौन सा जो है सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में कैसे होते हैं, सक्षम होते हैं। मतलब सभी बच्चे में स्वाभाविक रूप से सीखने की जो है प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और वे प्रेरित भी होते हैं, साथ में सीखने में कैसा होता है, वो सक्षम भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अपरिकृष्ट स्थूल चालक विकास, परिकृष्ट सूक्ष्म चालक विकास। मतलब स्थूल से किधर होगा, सूक्ष्म चालक की तरफ होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या होगा, स्थूल से किधर, सूक्ष्म की ओर, है ना दोस्तों। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा क्या बना देता है, टफ बना देता है, लेकिन उसका आंसर बिल्कुल ही सरल होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, विकास की दर हमेशा किधर होगा, स्थूल से लेकर किधर होगा, सूक्ष्म की ओर होगा। ठीक है, जैसे बच्चा जब किसी चीज़ को पकड़ना चाहता है तो पहले पूरे हाथों का इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो धीरे धीरे जब सूक्ष्म चालक की ओर जाएगा तो वह अपने उंगलियों का क्या करना चालू कर देगा, इस्तेमाल करना चालू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है मतलब बताता है कि वह वयस्क होने वाला है, तो वो किस में बताएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था क्या बताता है, वयस्कता के संक्रमण की पहल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, तो जीन पियाजे दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा, तो उनके अनुसार बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा क्या करते हैं, अन्वेषण करते हैं। ठीक है, सक्रिय रूप से क्या होते हैं, संरचित करते हैं, मतलब सक्रिय रूप से वो जो है ज्ञान को दुनिया से क्या करते हैं, सीखते हैं, बाहरी दुनिया से सीखेंगे और उनसे व्यवहार को क्या करते हैं और कौशल को क्या करते हैं, सीखते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा ही होगा, वे अपने आप में क्या करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों व्यक्तिगत वार्ता, है ना। बच्चे अपने आप में ही क्या करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा ही होगा आपस मतलब अकेले में बात करते हुए। अगला प्रश्न है हमारा, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों जैसे कि ये बोला जाता है कि लड़कियां जो हैं सिर्फ गुड़ियों से ही खेलेंगी, है ना, लड़के नहीं खेल सकते। तो इस प्रकार की जो संबंध जो है ये किसको प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करता है, वो प्रदर्शित कर सकता है। जिसमें क्या क्या शामिल है, खिलौने हैं, पहनावे हैं, है ना, जैसे लड़कियों के लिए अलग पहनावा है, लड़कियों के लिए अलग पहनावा है, घरेलू सामग्रियाँ, साथ ही साथ व्यवसाय हैं कि लड़के कौन सा व्यवसाय करना उनके लिए अच्छा होगा, लड़कियों के लिए कौन सा अच्छा होगा। तो ये सभी किस में आते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है ना, जब एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष मतलब शुरुआत में वह जब वह स्कूल में आती है तो अपने साथ जो वह अनुभव लाती है उसको हमको क्या करना है, शामिल करना है और संचय करना चाहिए। मतलब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनके अनुभव को संचयन करना चाहिए और शामिल करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंस को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना। आपने पढ़ा ही होगा वाइगोत्स्की वाले में कि एक हिंज जो है अपनी पत्नी के लिए क्या करता है, दवाई जो है चोरी कर लेता है क्योंकि उसको दवाई नहीं मिल रही रहती। और जब वह दुकानदार के पास जाता है दवाई खरीदने के लिए तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तो क्या कर लेता है, अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए क्या कर लेता है, उससे दवाई को चोरी कर लेता है। तो उसी से संबंधित यहाँ पर एक प्रश्न है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए,
वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए क्या है, ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहेलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है? सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे वाइगोत्स्की बोल दिया था, लेकिन ये किसका है, कोहेलबर्ग का है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो कोहेलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, हमको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर बी, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है, अगर वह चोरी कर लेता है तो उसे क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा और साथ ही के साथ क्या वो दिया जाएगा, वो जेल भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये किस में आएगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास में शामिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चल तो दोस्तों ये तो हमारे 30 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास जिस इस वीडियो को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।